हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पशुधन सार संसार। तो साथियों, हम लोग आज पेपर करेंगे मॉडल पेपर 7वां। ये पूरे 10 पेपर की जो सीरीज़ चल रही है उसमें से 7th नंबर का पेपर। और अब तक आप लोगों ने 6 मॉडल पेपर कर लिए और आप लोगों ने देखा भी होगा कि काफ़ी उपयोगी प्रश्न हैं और बहुत बार इनमें से प्रश्न आ चुके हैं। इस चर्चा को हम लोग कई बार ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ। कम समय के अंदर आपको अगर अपनी तैयारी को वापस एक तरह से रीजनरेट करना है, अपनी तैयारी को एक ऊर्जावान तरीके से वापस आप लोग ये चाहते हैं कि हमें सारा रिवीजन हो जाए सब चीज़ों का, तो ये जो क्वेश्चंस हैं लगभग 800 क्वेश्चंस, और इन 800 क्वेश्चंस में से अधिकतर रिपीट नहीं हो रहे हैं। अगर कुछ दो चार रिपीट भी होते हैं तो एक अलग बात है, बाकी सारे क्वेश्चंस फ्रेश हैं, आप लोगों के लिए एकदम बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोगों को सिर्फ एक बार वीडियो को सुन लेना अच्छी तरीके से। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं बना रहा हूँ आजकल के अंदर, आप लोगों को पूरी पीडीएफ एक साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को भेज दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। आंसर करेक्टेड हैं, सब आंसर्स को चेक करके लगाया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ आएगी नहीं। ठीक है, तो शुरू करें आज का सवाल। मॉडल पेपर टेस्ट पेपर 7th, और पहला क्वेश्चन इसमें आता है सीजनल मोनोइस्टस पशु है। अच्छा, आप वीडियो देखते समय भी आप इसको जूम कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत सारे बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि पीडीएफ के अंदर या जो ये वीडियो आ रही है उसके अंदर विज़न क्लियर नहीं आ रहा है, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं अभी हमारे पास में, तो इस तरह से पेपर को सॉल्यूशन कराने के लिए, क्योंकि अंतिम समय है और कम समय के अंदर ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों तक करानी है घर बैठकर। जो मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ वो कोशिश कर रहा हूँ, तो जैसा भी होगा हम लोगों को एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। हाँ, पीडीएफ मैं ज़रूर दूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट तैयार है। अभी 8th पेपर भी मैं कोशिश करूँगा कि आज ही अपलोड कर दूँ, तो 8 पेपर की पीडीएफ तो मैं हो सकता है कि आज इवनिंग में ही आप लोगों को दे दूँ। चलिए, सीजनल मोनोइस्ट्रस एनिमल है। सीजनल का मतलब होता है कि एक ही सीजन में एक बार हीट में आती है जो एनिमल, उसको हम सीजनल मोनोइस्ट्रस एनिमल कहते हैं। और अगर सीजनल मोनोइस्ट्रस एनिमल की बात करें तो यहाँ पर आएगा आंसर बिच। ठीक है, तो बिच को कर दीजिएगा। अगर केवल मोनोइस्ट्रस एनिमल पूछ रहे होते तो हम वाइल्ड एनिमल को लेते। गर्भपात कराने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है कौन सा हार्मोन जो अबॉर्शन करता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 अल्फा यहाँ पर आएगा। इसके बाद गाय भैंस में अंडाणु का जीवन काल होता है। देखो, ओवम का जो जीवन काल होता है वो थोड़ा शॉर्ट होता है और स्पर्म का जीवन काल हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि स्पर्म वहाँ पर जो निषेचन की जगह है वहाँ पर पहले पहुँच जाता है ताकि वो अपनी क्षमताओं में विकास करे, जिससे हम कैपेसिटेशन कहते हैं। तो लगभग 20 से 24 घंटे का होता है। अंडवाहिनियों का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? साल्पिंगाइटिस कहलाता है अंडवाहिनियों का इन्फ्लामेशन। फ्रेंच स्ट्रॉ की लंबाई होती है, देखो फ्रेंच स्ट्रॉ की लंबाई जो होती है वो होती है 135 mm। अच्छा, कुछ जगह आपको 133 mm भी लिखा रहेगा। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 13.5 सेंटीमीटर इसके अंदर आंसर आएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों आंसर सही हैं, दोनों के रेफरेंस मिलते हैं। अगर आप जीसी बनर्जी और ICAR की हैंडबुक को फॉलो करते हैं, देखो जनरली जो भी वेटनरी पढ़ता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जीसी बनर्जी एक तरह से ग्रंथ है जिसको आप पढ़े बिना पशु चिकित्सा के अंदर एक तरह से वो आयाम नहीं प्राप्त कर सकते, या यूं कहें कि एग्ज़ाम अगर हमें पास करना होता है तो जीसी बनर्जी एक बेसिक किताब रहती है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। ICAR की हैंडबुक भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो ICAR की हैंडबुक को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको 135 और 133 दोनों का रेफरेंस मिलता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, एक साथ नहीं आएगा। आप कुछ भी करके आए दोनों का रेफरेंस मिल जाएगा। लड़ाई लंबी लड़नी पड़ती है लेकिन रेफरेंस आपको जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 135 mm आपको करना है। ऊँटनी में मध्य चक्र होता है, ऊँटनी मध्य चक्र 23 दिन का होता है, हालांकि इसमें वेरिएशन मिलते हैं 14 दिन से लेकर 23 दिन तक, क्योंकि ये एक तरह से इंड्यूस ओव्यूलेटर होता है, तो कंप्लीटली जो साइकिल होता है उसमें वेरिएशन जरूर मिलता है, पर हमको 23 दिन को लिखना है। ईस्ट्रोजन सिंक्रोनाइजेशन, ईस्ट्रोजन सिंक्रोनाइजेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन, ईस्ट्रोजन सिंक्रोनाइजेशन गलत लिखा है, यहाँ पर ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंट है। अभी मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूंगा। ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन, ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि हम जब मध में समरूपता लेकर आते हैं उसके लिए हम दो हार्मोन बेसिकली यूज़ करते हैं। एक तो प्रिड के रूप में प्रोजेस्टेरोन का यूज़ करते हैं, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन। तो आंसर जाएगा यहाँ पर 1 व 2 दोनों। बच्चे द्वारा पार्चुलेशन के समय सिर को गर्भग्रीवा पर मारना या बार बार उसको टच करना फर्गुसन क्रिया कहलाती है, जिससे ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ने लगता है। आहार में मॉलिब्डेनम की अधिकता से किसकी कमी हो जाती है? तो आहार में मॉलिब्डेनम की अधिकता से कॉपर की कमी हो जाती है। गाय में
कीटोन बॉडी संश्लेषण के लिए जिम्मेदार वोलेटाइल फैटी एसिड कौन सा है? तो देखो प्रोपियोनिक अम्ल को छोड़ दें तो एसिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड यानी एसिटेट और ब्यूटारेट दोनों है। आंसर जाएगा ए व सी दोनों। ईथर एक्सट्रैक्ट का विश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, वहाँ पर हम ईथर एक्सट्रैक्ट को निकालते थे किससे? सॉक्सलेट एपरेटस से। तो यहाँ पर आंसर जाएगा सॉक्सलेट एपरेटस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे जेलडाल हो गया, सॉक्सलेट हो गया, डुमास विधि हो गई है, ये सब के बारे में आप लोग देख के जाइएगा, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। साइंटिस्ट के नाम हो जाएं, चाहे कोई ऐसी विधि हो जाए, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाए जिसमें किसी साइंटिस्ट का नाम हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बरसीम क्या है? देखो बरसीम लेग्यूमिनस है, ये तो हमको पता ही है, और ग्रीन फॉडर है। चलो तो आंसर ही मिल गया लेग्यूमिनस में हमको, यहाँ पर तो जरूरत ही नहीं है हमको ज़्यादा आगे जाने की। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है? क्वेश्चन आ चुका है, 2016 या 18 के अंदर आया था कि प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट दोनों में से एक का पूछा, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ये सेम क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर आएगा 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। मटर, सेम व कपास आदि के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? इनके बाहरी आवरण को हम हल कहते हैं। जीरो ग्रेजिंग क्या, यानी ग्रेजिंग पे नहीं जाना पड़ता एनिमल को, वहीं पर लाकर उसको खिलाया जाता है। तो हरी फसल को जब काट कर उसको खिला दिया जाएगा तो ग्रेजिंग जीरो हो जाएगी, इसी को ही हम जीरो ग्रेजिंग कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो यहाँ पर देखो ये सारी फसलें जो रबी की फसल है, खरीफ की इनमें से कोई भी नहीं है। वापस करते हैं पेज को। ठीक है, ये उपरोक्त सभी। रेड बोन मैरो किस में पाई जाती है? तो जो एपिफाइसिस होती है वो आगे बढ़ती है, इसलिए वहाँ पर रेड बोन मैरो मिलती है। लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है। रेखित पेशियां स्ट्रेटेड मसल्स में कौन सा प्रोटीन मिलता है? एक्टिन व मायोसिन। आपको पता है संकुचन के लिए दोनों प्रोटीन संकुचनात्मक प्रोटीन है, इसलिए दोनों यहाँ पे मिलेंगी। स्वान सेल्स कहाँ मिलेगी? ये तंत्रिका ऊतक के न्यूरॉन्स के अंदर कनेक्टिंग कोशिकाएं हैं, स्वान सेल्स हम कहते हैं इनको, जो कि नर्व्स के अंदर मिलती हैं। अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटन के भाग हैं। कपाल, पसलियां, कशेरुकोदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम, ये सारे ही क्या हैं? उपरोक्त सभी आएगा इसमें आंसर। चलिए, ऑस्ट्रोस्ट्रेल किस अंग में पाई जाती है? तो ऑस्ट्रोस्ट्रेल मिलती है हमको स्नाउट के अंदर, नाक के अंदर मिलती है, पिग के अंदर। ऑलिग्रेनन फोसा और कोरोनॉइड फोसा किससे संबंधित हैं? तो ये दोनों संबंधित हैं भाई ह्यूमरस से। नेविकुलर बोन कहलाती है प्रॉक्सिमल सिसोमाइड, मीडियल सिसोमाइड या डिस्टल सिसोमाइड? तो डिस्टल सिसोमाइड को हम नेविकुलर बोन कहते हैं। C7 TH18 यानी थोरेसिक 18, L6 S5 और कॉक्सिजिल 16 से 22। तो आपको यहाँ पे थोरेसिक को देखना है। 18 थोरेसिक किस में मिलती है? घोड़े के अंदर मिलती है। नेक्स्ट, नलिका विहीन यानी डक्टलेस ग्रंथि की हम बात करें, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखो इनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, हालांकि अग्नाशय मिक्स ग्लैंड है, बट यहाँ पर हम ऑप्शंस देखें तो सबसे बड़ी जो डक्टलेस ग्लैंड है वो अग्नाशय ही है। स्टेंसन्स डक्ट किस में पाई जाती है? स्टेंसन्स डक्ट पैरोटिड ग्रंथि के अंदर लार ग्रंथि है, उसकी जो वाहिनी होती है उसको हम स्टेंसन्स डक्ट कहते हैं। आमाशय में दूध को दही में कौन सा एंजाइम बदल देता है? इस क्वेश्चन की भाषा बदल चुकी है, लेकिन ये सुपरवाइजर में भी आ चुका है और आपके अधीनस्थ बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। तो रोज रेनिन एंजाइम है वो क्या करेगा? दूध को दही में यानी दूध को फाड़ने का काम करेगा। जो केजीन प्रोटीन होता है उसका कोगुलेशन कर देता है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है भाई ओ, जो सबको दे सकता है रक्त। चिकनी व अरेखित मांसपेशियों का उदाहरण है, तो स्मूथ है। और नॉन स्ट्रेटेड जो मसल्स है वो कौन सी है? तो स्मूथ और वो नॉन स्ट्रेटेड इंटरनल ऑर्गन में मिलेगी, यानी रक्त परिसंचरण में मिलेगी, पाचन तंत्र में मिलेगी और मूत्र जनन तंत्र में मिलेगी। तो आंसर क्या जाएगा इसका? सभी। पेशीय संरचना में दो क्रमागत जेड लाइन के बीच की संरचना को कहते हैं। दो जेड लाइन के बीच की जो एरिया होगा उसको हम कहेंगे सार्कोमियर, यही इसकी संकुचनात्मक इकाई भी होती है, ध्यान रखना। संरचनात्मक स्ट्रक्चर यूनिट मसल्स की मसल फाइबर होगी, और अगर पूछें कि कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कौन सी है या सूक्ष्मतम संकुचनात्मक इकाई कौन सी है, तो आपको सार्कोमियर करना है। चलिए, रक्त का पीएच, ये क्वेश्चन थोड़ा वापस रिपीट होगा, 7.4, बट इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीएच चाहे यूरिन का हो रक्त का हो, पूछते हैं। 7.4। आरबीसी की संख्या बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, आरबीसी की संख्या बढ़ना। नाली नस्ल है, अब देखो क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊं, ये आपको लोगों को लग रहा होगा कि ये इतना इजी क्वेश्चन है, नाली नस्ल है। अगर आप आरपीएससी वीओ का पेपर उठाएंगे 2011 का, सेम क्वेश्चन पूछा गया उन्होंने।
तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस का लेवल आप लोगों के लिए कोई बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है, यही क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चन वीओ लेवल के क्वेश्चन है। नाली नस्ल कहाँ है और नाली नस्ल किसकी है? नाली नस्ल भेड़ की नस्ल होती है। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखो ध्यान रखना, केंद्र का जब पूछे तो केंद्र का हिसार में है और उसका एक सेंटर बीकानेर के जोड़बीड़ में भी है, एनआरसीसी के पास में, तो वो आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं केंद्रीय अनुसंधान अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जो कि हिसार के अंदर है। मुर्गी के अंडे का इंक्यूबेशन पीरियड, आप देखो क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया है। अभी यूनिवर्सिटी 2024 के अंदर आप देखें तो एलपीएम के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि जो लेगहॉर्न मुर्गी की नस्ल है उसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, चाहे लेगहॉर्न हो चाहे कोई सी मुर्गी हो, सबके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का ही होगा। ठीक है। मुर्गी की कौन सी नस्ल अपने काले मांस के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई कड़कनाथ अपने काले मांस के लिए प्रसिद्ध है। अब ये क्वेश्चन बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन चल रहा है इन दिनों के अंदर कि पशु आवास व्यवस्था में मुख्य अक्ष होती है। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पर पूर्व से पश्चिम लेना है। आईसीआर की हैंडबुक देखते हो तो पूर्व से पश्चिम है, एनसीईआरटी में भी शायद पूर्व से पश्चिम में दिया हुआ है, लेकिन अभी जो आपके सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसकी फाइनल की जो आंसर की आई थी उन्होंने उत्तर से दक्षिण माना था। अब हो सकता है उसके ऊपर कोई रिट लग जाए तो वो आंसर चेंज कर दें अपना, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर पूर्व से पश्चिम ही करके आना है। ठीक है। रही बात रेफरेंस की, तो अगर आप आईसीआर की हैंडबुक उठाएंगे तो एक शेल्टर मैनेजमेंट का चैप्टर है उसके अंदर, और वहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है उन्होंने, हॉट व ह्यूमिड दोनों तरह के एनवायरनमेंट के अंदर ईस्ट टू वेस्ट बनता है, जबकि कोस्टल के अंदर, कोस्टल का मतलब समुद्री क्षेत्रों के अंदर, जहाँ पर जैसे केरल की मैं बात कर लूँ या तमिलनाडु की बात कर लूँ जहाँ पर समुद्री क्षेत्र होता है, वहाँ पर उत्तर से दक्षिण बनाया जाता है। बाकी सब जगह कैसा बनाएंगे? ये पूर्व से पश्चिम। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो पूर्व से पश्चिम ही आंसर निकल कर आएगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि प्रश्न आ जाए और लड़ाई लड़नी पड़े, तो आप तैयार रहिएगा क्योंकि इसके रेफरेंसेस मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, और मैं भी दे दूंगा आपको रेफरेंस। आगे बढ़ते हैं। कलिका रोधन डिसबडिंग में प्रयुक्त रसायन है? तो भाई ये क्वेश्चन आ चुका है 2018 के अंदर ही। अब गड़बड़ क्या हो गई थी, वहाँ पर उन्होंने दो ऑप्शन दे दिए थे, हमने तो यहाँ पर ऑप्शन संभाल के दिए, लेकिन उन्होंने ऑप्शन बदले, और ऑप्शन संभालते वक्त इन्होंने क्या किया, यानी KOH भी दे दिया और NaOH भी दे दिया, कास्टिक सोडा भी दे दिया और कास्टिक पोटाश भी दे दिया उन्होंने। तो यहाँ पर वो ऑप्शन गलत हो गया था, वरना आप देख लेना ये प्रश्न पूछा गया है कौन सा रसायन काम में एज इट इज़ लैंग्वेज के अंदर, तो यहाँ पर हम क्या करके आएंगे भाई, पोटाश करके आएंगे। ठीक है। पोटाश मतलब KOH की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी गाय की द्विप्रयोजनीय और ड्यूल पर्पस नस्ल है? तो हरियाणा, साहिवाल, गिर व थारपारकर। देखो हरियाणा ड्यूल पर्पस है, बाकी साहिवाल, गिर, थारपारकर, रेड सिंधी और आजकल राठी को भी इन्होंने मिल्च ब्रीड में शामिल कर दिया। नई लिस्टें जो आई है उसमें राठी भी इन्होंने मिल्च ब्रीड माना है। कुछ किताबें ड्यूल पर्पस मानती है, बड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर आंसर आएगा हरियाणा। ठीक है। भेड़ों के, अगर भेड़ों में जो कंटिन्यूसली क्रॉनिक दस्त लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्लिंग कहते हैं, CLING। राजस्थान में कुल गौवंश कितना है? तो पहले 1.33 करोड़ था, अभी 1.39 करोड़ हो चुका है। इसको अगर हम मिलियंस में डिवाइड करेंगे तो ये 13.9 मिलियंस हो जाएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इसके अंदर करोड़ और मिलियंस के बारे में कंफ्यूज नहीं होना। 1.39 करोड़। रैम्बुलेट व मालपुरा नस्ल के क्रॉस से बनाई गई भेड़ की नस्ल है? बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पॉपुलेशन में से एक डाटा जरूर पूछेंगे। एक ये भी पूछ सकते हैं कि पशुधन के अंदर कितना प्रतिशत है, जैसे राजस्थान के अंदर अगर कुल पशुधन की बात करें तो उसमें भैंस का कितना प्रतिशत है, बकरी कितना प्रतिशत है, इस डाटा को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा, कुल जो पशुवंश हैं, चाहे गौवंश हो, भैंस वंश हो, बकरी हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो कुल पूछेंगे और उनका प्रतिशत पूछेंगे, ये दो क्वेश्चन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, तो इनको जरूर देख के जाइएगा। रैम्बुलेट व मालपुरा नस्ल के क्रॉस से बनाई गई भेड़ कौन सी है? अविकालीन है। देखो क्रॉस ब्रीडिंग दो एनिमल में बहुत फेमस है, एक है कैटल में, चाहे आप करन स्विस की बात करें, टेलर ब्रीड की बात करें, सुनंदनी की बात करें, फ्रीजवाल की बात करें। दूसरा, जो अविका नगर के अंदर, और स्पेशली अभी अविशान के बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा, अविशान के बारे में अभी बहुत चल रहा है, मल्टीपल बर्थ के लिए बहुत फेमस हो रही है वो ब्रीड। तो
CSWRI की जब आप साइट देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्रॉस ब्रीडिंग मिल जाएगी। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं और फिर इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। इसलिए चाहे अविकालीन हो, अविवस्त्रा हो, अविमास हो, अविशान हो, इन सब को आपको देख के जाना है कि ये किसकी क्रॉस है। तो यहाँ पर हम रैम्बुलेट में मालपुरा की बात कर रहे हैं तो ये तो अविकालीन बन जाएगा। किस बीमारी को रेड वाटर डिजीज़ कहते हैं? अब देख लीजिएगा, ये प्रश्न 2016 के आपके अधीनस्थ बोर्ड का प्रश्न था। किस बीमारी को रेड वाटर डिजीज, देखो रेड वाटर फीवर होता तो हम इसमें बबेशियोसिस कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर ऑप्शन में बबेशियोसिस और बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया दोनों है। रेड वाटर डिजीज की बात करेंगे तो ये बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया आएगा, और फीवर की बात करेंगे तो बबेशियोसिस आएगा। नेगरी बॉडी किसमें बनती है? नेगरी बॉडीज रेबीज में बनती है। F1 स्ट्रेन, लसोटा स्ट्रेन और R2B स्ट्रेन वैक्सीन किस रोग के लिए काम में लिए जाते हैं? तो ये रानीखेत में काम में लिए जाते हैं। भारत में ट्रॉपिकल थिलियरियोसिस कौन करता है? देखो भारत के अंदर थिलियरियोसिस एक ही प्रजाति है, वो है थिलेरिया एन्युलाटा। थिलेरिया पारवा नहीं करता, इसलिए थिलेरिया एन्युलाटा इसके अंदर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बछड़ों में हृदय की मांसपेशियों में टाइगर हर्ट या टिग्रॉयड हर्ट अपीयरेंस किस में आती है? FMD में देखने को मिलती है। रेबीज़ वैक्सीन बनाने हेतु वायरस उपयोग में आता है। देखो रेबीज़ बनाने के लिए वायरस जो होते हैं, रेबीज़ का वायरस दो तरीका होता है, एक जो प्रकृति में मिलता है और एक जिसको हम बार बार किसी पशु के अंदर इंजेक्ट करके उसको ग्रो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिक्स्ड वायरस। तो जो फिक्स वायरस होता है वो ज़्यादातर इन्फेक्शियस नहीं होता है, लेकिन जो प्रकृति में मिलता है उसको हम स्ट्रीट वायरस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वायरस है वो फिक्स वायरस से वैक्सीन बनती है। ब्रूसेलोसिस के डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से हैं? MRT यानी मिल्क रिंग टेस्ट है, एग्लूटिनेशन टेस्ट है, सीरम एग्लूटिनेशन टेस्ट, या रोज बंगाल प्लेट एग्लूटिनेशन टेस्ट है, RBPAT, ये भी टेस्ट इसी का ही है। तो इसके अंदर आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। ब्रूसेला का वैक्सीन है, देखो ब्रूसेला का वैक्सीन हमारे यहाँ पे जो चलता है वो लाइव स्ट्रेन 19 यानी S19 वैक्सीन चलता है, लेकिन एक और वैक्सीनेशन है, इसके बेसिकली दो वैक्सीन है, मैं बता देता हूँ। एक किल्ड वैक्सीन आता है 45/20, ठीक है, ये भी एक वैक्सीन है इसका, और एक RB51 बड़ा फेमस है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिकन कंट्रीज़ में बड़ा फेमस चलता है। हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर हम S19 वैक्सीन यूज़ करते हैं। तो अभी तो आंसर आपको दोनों आएगा, लेकिन जहाँ तक अगर प्रश्न बनेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये RB15 का जिक्र नहीं करेंगे, सीधा पूछेंगे आपसे कि S19 वैक्सीन किस में काम लेते हैं। इसको कॉटन स्ट्रेन 19 भी कहते हैं, ठीक है, और या इसको हम स्ट्रेन 19 वैक्सीन भी कह देते हैं। तो ये काम में आता है, जीवन में एक ही बार लगता है। काफ फूड वैक्सीनेशन जो कि 4 से 8 महीने की जो बछड़ी होती है सिर्फ फीमेल काफ को लगता है, मेल में नहीं लगता। टिक फीवर, पायरोप्लाज्मोसिस, टेक्सास फीवर, रेड फीवर, देखो सबके आगे फीवर लगा हुआ है। पहली बात तो टिक फीवर, तो आपको यहाँ पर बबेशियोसिस के ऊपर जाना है। मुर्गियों की गैम्बेरो बीमारी यानी IBD की बात कर रहे हैं, किससे होती है? बिरना वायरस से होती है। तो ये विषाणु जनित बीमारी। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बट नाम दे दिया तो हो सकता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि हेमरेजिक सेप्टिसीमिया किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया है, ट्रिप्नोसोमिसिस किसकी वजह से होता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हमको याद नहीं रहते हैं, याद इन द सेंस कि हम जब कठिनता देखते हैं परीक्षा की तो हमें सिर्फ कठिन प्रश्न ही याद रहते हैं, बल्कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कभी कभी आंसर सेलेक्ट करने में या जब हम मानसिक रूप से सही स्थिति में नहीं होते हैं तो गलत करके आ जाते हैं। यही वो क्वेश्चन है जो आपको लोगों से पीछे करते हैं। देखिए हार्ड क्वेश्चन सबके लिए हार्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ 10% बच्चों को छोड़ दीजिए, बाकी सबके लिए हार्ड होता है। गलती कहाँ होती है? जब हम इजी क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। इस पर मैं 10 तारीख को आप लोगों को थोड़ा सा एक और वीडियो बना के डालूंगा कि कैसे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम देते समय क्या मानसिक स्थिति हमारी रहनी चाहिए, उन सब पे बात करेंगे। खैर अभी हम 53 क्वेश्चन पे आते हैं। जीन के गुण जो केवल एक लिंग के संबंधित प्राणियों में प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कहते हैं सेक्स लिमिटेड, लिमिट रहते हैं उसी के ऊपर ही। ये 54 क्वेश्चन नंबर अच्छा है, इसको देख लीजिएगा। कभी कभी इसके अंदर आपको आंसर में थोड़ा वेरिएशन मिले, कुछ लोग इसको जीनोम भी कहें, लेकिन इस क्वेश्चन को आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वह जीनोम, ये जीनोम की ही बात कर रहा है जिसमें गुणसूत्रों का संपूर्ण हैप्लॉइड सेट, अगुणित सेट पाया जाता है, इसे हम कहते हैं यूप्लॉइड। हो सकता है ये कि आपके कोर्स में नहीं हो, अगर हो तो ठीक है, नहीं तो इसको यूप्लॉइड कर लीजिएगा, ठीक है। म्यूल उदाहरण है, म्यूल है स्पीशीज हाइब्रिडेशन का, यानी एक तरफ तो यहाँ पे डोंकी है और दूसरी तरफ यहाँ पे हॉर्स, मतलब दो प्रजातियां हैं, एक तो मेयर है और डोंकी है,
तो वहाँ पर आप देखेंगे कि दो अलग अलग प्रजातियों के संकर से बन रहा है, इसलिए इसको स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। किस रोग में गुणसूत्र संख्या 18 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि पाई जाती है, मतलब एक और एक्स्ट्रा मिलता है। तो 18 की बात करें तो ये आता है एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर, बाकी सिंड्रोम्स में मिलता है पर क्रोमोसोम की संख्या अलग होती है। बकरी में गुणसूत्र की संख्या होती है 60 गुणसूत्र मिलते हैं बकरियों में। एक ही गुणसूत्र पर स्थित विभिन्न जीन साथ साथ मतलब आपस में लिंक करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, इसको हम कहते हैं लिंकेज। ठीक है। गुणसूत्र में किसी विशिष्ट स्थान पर स्थित, एक स्थान की बात कर रहे हैं, किसी विशिष्ट स्थान पर स्थित एक जीन के विभिन्न रूप क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। ठीक है। इन सब शब्दों से तो आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे, मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी गैर विवरणित प्राणियों में, मतलब नॉन डिस्क्रिप्टेड एनिमल की बात हो रही है जिसका कोई विवरण नहीं होता है, जब नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल का विदेशी नस्लों का मतलब यहाँ पर आप समझिए प्योर ब्रीड से जब प्रजनन कराया जाता है तो किस श्रेणी में आता है, उसे हम ग्रेडिंग अप कहते हैं। ठीक है। नॉन डिस्क्रिप्ट का जब हम प्रजनन करा रहे हैं प्योर ब्रीड से तो उसे हम ग्रेडिंग अप कहेंगे। शल्य चिकित्सा में उपयोगी धागे व सुइयां निसंक्रमित किए जाते हैं तो हम इसको ऑटोक्लेव से कर सकते हैं। वह शल्य क्रिया जिसके द्वारा रोग की जड़ अथवा स्रोत को शरीर से हटाया जाता है अथवा ठीक रहता है, मतलब जड़ से हटा देना रेडिकल सर्जरी के अंदर आता है। कैंसर के अंदर हम ये सर्जरी फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रिक स्टरलाइजर में से स्टरलाइज सिरिंज आदि को बाहर निकालने में उपयोग में क्या आता है, चिटल फॉर्सेप काम में ली जाती है। फ्रैक्चर जो हड्डी के शाफ्ट पर हो क्या कहलाएगा, शाफ्ट मतलब डाइफाइजियल फ्रैक्चर कहलाएगा। आँख की पलक पे पाए जाने वाले सिस्ट चैलेजियन या मेबोमियन सिस्ट कहलाती है, उपरोक्त दोनों आएगा। नक्शे, समाचार पत्र, फोटोग्राफ आदि को दिखाना यानी डायरेक्ट प्रोजेक्शन करना, डायरेक्ट प्रोजेक्शन आता है एपिडाइस्कोप के अंदर। राजस्थान में कुल ऊँटों की संख्या, अब पशु गणना 2012 यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट करके 2019 कर लेंगे। इस पशु गणना 2012 को की जगह 2019 करना है। ठीक है। आंसर 2019 के हिसाब से 2012 करेंगे तो 3.25 लाख है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप लोग इसके अंदर, मुझे पता है कि बच्चे कमेंट में डाल देंगे सर इसमें ये आंसर आएगा, इसमें आंसर आएगा। जब तक आप लोग सुनते नहीं हैं उससे पहले ही आप लोग ग्रुपों पर इधर उधर कमेंट्स करने लग जाते हैं। आप ये सुनिए कि अगर 2012 है तो आंसर 3.25 लाख आ जाएगा, अगर 2019 पूछ रहे हैं तो 2.15 के अराउंड आता है। तो अभी यहाँ पर जो आंसर आएगा, जो क्वेश्चन मैंने बनाया है वो 2019 का यहाँ पे सोच के बनाया था क्वेश्चन, 2012 हटा दीजिएगा, पीडीएफ आ जाएगा तो उसमें 2019 में कर दूंगा, पर यहाँ पर अभी आपको 2.15 लाख के आसपास करना है। पशु चिकित्सक निम्न में से किस प्रकार के नेता है, परंपरागत, अनौपचारिक, अविशेषज्ञ या व्यावसायिक नेता। तो ये कैसा नेता है, प्रोफेशनल व्यावसायिक नेता है। वह बोर्ड जिसमें चित्रों के माध्यम से संदेशों को पहुंचाया जाता है जिसमें कोई शाब्दिक वर्णन नहीं होता है तो क्या कहलाता है, फ्लैनल बोर्ड। देखिए फ्लैनल बोर्ड बेसिकली स्कूल कॉलेजों के अंदर आपने देखा होगा, जहाँ पर एक संदेश देने के लिए, जैसे सड़क सुरक्षा का संदेश देना हो या पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना हो तो एक पृथ्वी को बना देंगे, उसके आसपास प्रदूषण दिखा देंगे, मतलब शब्द नहीं होते हैं लेकिन चित्रों के माध्यम से ही संदेशों को पहुंचा दिया जाता है। पत्राचार का मतलब होता है यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस के द्वारा। जब कॉरेस्पॉन्डेंस के द्वारा कोई एजुकेशन लेते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉन फॉर्मल, गैर औपचारिक। प्रसार शब्द का प्रथम बार उपयोग कहाँ गया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के अंदर किया गया था पहली बार। फार्म विजिट मतलब किसी के फार्म पर जाना होता है तो उसको देखो, फार्म विजिट और फील्ड विजिट दोनों में अंतर होता है। फील्ड विजिट हम पूरे फील्ड में भ्रमण करते हैं, जबकि फार्म विजिट का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष से मिलने जा रहे हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति विशेष से मिलने जा रहे हैं तो उसको हम कैसा कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलने का स्थान हो जाएगा। दवा पर्ची में लिखे शब्द UNG या UNG का मतलब होता है अंग्यूमेंटम। अंग्यूमेंटम का मतलब होता है ऑइंटमेंट या मलहम के लिए इसको हम उपयोग में लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दवा पर्ची के में लिखे गए शब्द QOD का मतलब होता है हर अल्टरनेट डे पर, हर दूसरे दिन पर। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। एक SID जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, और QOD, ये दो अच्छे क्वेश्चन है। SID आपकी यूनिवर्सिटी के पेपरों में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है।
बिना थक्के जमे चमकीले लाल रंग का रक्त साइनाइड विषाक्तता में देखने को मिलता है। सल्फा औषधियों को सदैव किस औषधि के साथ देना चाहिए ताकि सिनर्जेस्टिक इफेक्ट आए या पोटेंशिएटर बन जाए? तो सल्फा बेसिकली क्या होती है बच्चों, बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन होती है। जैसे ही इसको हम ट्राइमेथोप्रियम के साथ मिला देते हैं, आप लोगों ने बायोट्रिम देखा होगा, मार्केट के अंदर आता है बायोट्रिम। बायोट्रिम क्या है? ये सल्फा और ट्राइमेथोप्रियम का कॉम्बिनेशन है। जैसे ही सल्फा के साथ ट्राइमेथोप्रियम हमने मिलाया तो सल्फा बैक्टीरियोस्टैटिक से बैक्टीरियोसाइडल बन गई और उसकी पोटेंसी भी बढ़ गई, इसलिए इसको हम सल्फा पोटेंसी या पोटेंशिएटर सल्फा कह देते हैं इसको। आप इसको सिनर्जेटिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं, दोनों का इफेक्ट बढ़ जाता है, ट्राइमेथोप्रियम इसके अंदर आएगा। चिकित्सा सामग्री का स्रोत, पहचान व उसके भौतिक व रासायनिक गुण का प्रभाव व उस गुण व प्रभाव का अध्ययन, देखो सब कुछ शामिल कर लिया है। टॉक्सिकोलॉजी मतलब अगर फार्माकोलॉजी के बाद कोई परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है मैटेरिया मेडिका। मैटेरिया मेडिका में सब कुछ आ जाता है। यहाँ पर इसका फार्माकोनोसी भी आ जाएगा, इसका पोसोलॉजी भी आ जाएगा, फार्मेसी भी इसके अंदर सब कुछ शामिल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं स्रोत है, उसका पहचान है, उसके गुणों के बारे में, चाहे भौतिक गुण हो, रासायनिक गुण हो, इसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनामिक्स भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है, इसलिए बड़ी परिभाषा बनती है और आंसर जाएगा इसका मैटेरिया मेडिका। ठीक है, वे औषधियाँ जो दर्द को कम करती हैं एनाल्जेसिक कहलाती हैं। एनाडायन या एनाल्जेसिक एक ही बात है। सिल्वर नाइट्रेट की विषाक्तता में एंटीडोट क्या है? NaCl, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या कहलाता है? देखो पिछली बार भी मैंने बताया था, जितने भी सल्फेट हैं कृपया करके जरूर देख लीजिएगा सल्फेट्स को, ये पूछे जाते हैं। चाहे कॉपर सल्फेट तो पिछली बार आया भी था, ये है कैल्शियम सल्फेट जिसको हम जिप्सम भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस तरह से बच्चों ये एक पेपर भी हम लोगों ने पूरा कर लिया है। इसके बाद अब हमारे पास में 3 पेपर और रह जाते हैं, उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे कल तक कंप्लीट कर लें ताकि आप लोगों को रिवीजन का भी टाइम मिल जाए, या आप चाहें कि इसको वीडियोस को दोबारा देखना तो वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अंत में यही कहूँगा कि आप चैनल को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके मैक्सिमम लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।